चलिए शुरू करते हैं अपने सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस एक यही सिलेबस का चैप्टर बच गया है, आपके सिलेबस में एक यही चैप्टर बच गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है सर। तो चलिए सभी लोग जल्दी से पेन कॉपी निकाल लेंगे और मेरे साथ साथ समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, जल्दी कीजिए सभी लोग, हेडिंग बनाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण, ठीक है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण सब लोग समझेंगे इसके बारे में कि रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। इसमें हम लोग किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है सर, क्या होता है, किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं और कैसे इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या थ्योरी क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी चीजों का भी हम लोग बातें करते चलेंगे, डिस्कशन करते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है तो सभी लोग समझेंगे। देखो, ये एक स्टेटमेंट है, चूंकि चैप्टर का नाम ही क्या लिखा है, हेडिंग का नाम ही क्या लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब ये एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है। और ये विवरण यानी ये स्टेटमेंट क्या दिखाना चाहता है, ये स्टेटमेंट यानी विवरण दिखाना चाहता है कि सर कैश का फ्लो कैसे और कितना और कहां हो रहा है। कैश का फ्लो कितना, कैसे और कहां हो रहा है। फ्लो का मतलब होता है कि कैश का आना या कैश का जाना। फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश का आना या कैश का जाना। तो सर इसमें हमें यही पढ़ना है कि जो स्टेटमेंट है यानी जो विवरण है, इस विवरण में कैश जो है वो फ्लो कर रहा है, चाहे अंदर के तरफ बिजनेस में आए या बिजनेस से बाहर जाए, कितना जा रहा है या कितना आ रहा है, और कौन कौन से कामों से आ रहा है और कौन कौन से कामों से जा रहा है, और कहां आ रहा है और कहां जा रहा है, मतलब कौन कौन से एक्टिविटी करने से आ रहा है और कौन कौन से एक्टिविटी करने से जा रहा है। यही सब बातें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको बता दें कि ये चैप्टर भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपके एनालिसिस का ही एक हिस्सा है। जो आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस पढ़ रहे हो, उसी एनालिसिस का एक ये भी हिस्सा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें ये इस बात का विश्लेषण किया जाता है कि हमारे बिजनेस में जो भी कैश बैलेंस हम लोग दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में, वो कैश बैलेंस जो आया है नेट फिगर लास्ट में, वो कितना आया है, और जो आया है फिगर वो कैसे आया है, मतलब कि वो कैश जो आप फिगर बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, वो कैश बैलेंस आपके पास से कहां से आया है, या अगर गया है तो कहां गया है, और नेट फिगर आपके पास क्या बचा है। आया बात समझ में। तो सर यही चीजें हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं कि अब हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। इतनी बातें अगर हम लोगों ने सुन लिया तो आसानी से इसका अर्थ बता सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि सर कैश का फ्लो कौन कौन से सोर्स से हुआ है, यानी कि कहां से पैसे आए हैं बिजनेस में और कहां को पैसे बिजनेस से गए हैं, इसका पूरा डिटेल्स जिस स्टेटमेंट में दिखाया जाता है, उसी स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। क्लियर है बात? अरे बोलो ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आया क्या कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। तो चलिए अब जल्दी से मेरे साथ इसका डेफिनेशन लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कंफर्म है कि ये डेफिनेशन आएगा ही आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा ही आएगा, डेफिनेशन हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तो अच्छे से इसको समझ के याद कर लेना है, ठीक है सर। चलिए लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, ए कैश फ्लो स्टेटमेंट A cash flow statement is a statement which summarizes
which summarizes sources of cash inflow, sources of cash inflows and यूजेज कह लीजिए या आउटफ्लोज कह लीजिए, मतलब कहां कहां यूज हुआ है पैसा या कहां कहां गया है, आउटफ्लोज ऑफ कैश, कैश कहां कहां से आया है और कैश कहां कहां को गया है, एंड कैश इक्विवेलेंट ऑल्सो, कैश इक्विवेलेंट ऑफ द फर्म from various business activities during a given period, मतलब एक खास निश्चित समय में कैश का कौन कौन से सोर्स से इनफ्लो हो रहा है और कैश का कौन कौन से सोर्स से आउटफ्लो हो रहा है, इसी चीज को बिजनेस में दिखाना एक खास पीरियड में, एक निश्चित समय में क्या कहलाता है, जिस स्टेटमेंट के माध्यम से दिखाते हैं उसे वही स्टेटमेंट क्या कहलाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। तो क्या आप आसानी से साधारण भाषा में बता सकते हो कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें दिखाता है कि कैश का फ्लो यानी इनफ्लो और आउटफ्लो माने कहां कहां से आया है और कहां कहां को गया है, सोर्स डिफरेंट सोर्सेज को दिखाता है। ठीक है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे बिजनेस में कैश के इनफ्लो को और कैश के आउटफ्लो को, इनफ्लो और आउटफ्लो समझते हो ना, इनफ्लो माने पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। तो कहता है कि बिजनेस में कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो का सोर्स क्या है, कहां कहां से कितना कितना पैसा आया है और कहां कहां को कितना कितना पैसा गया है, इसी चीज को जिस स्टेटमेंट में दिखाते हैं उसी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। आसानी से समझ में आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, बोलो। चलो तो सर इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब समझ गए ना, इनफ्लो का मतलब कैश का आना और आउटफ्लो का मतलब कैश का जाना। इनफ्लो का मतलब बिजनेस में कैश का आना और आउटफ्लो का मतलब बिजनेस में से कैश का जाना। ठीक है सर, तो अब ये रही बात कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग की या डेफिनेशन की। अब बात होती है कि सर ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने का। तो इसलिए हम लोग हेडिंग बनाएंगे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यानी उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कि हम लोग पढ़ते क्यों है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने का उद्देश्य हमारा क्या है। ठीक है सर, तो चलिए उद्देश्य क्या है उसको जरा सा समझते हैं और लिखते हैं। तो पहला नंबर उद्देश्य लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो होगा पहला उद्देश्य होगा हमारा टू थ्रो लाइट ऑन ए स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो, मतलब उस चीज पर प्रकाश डालना, उस चीज पर ध्यान देना। प्रकाश डालना, टू थ्रो लाइट का मतलब ध्यान देना, प्रकाश डालना मतलब ध्यान देना, उस चीज पर ध्यान देना कि हमारे कैश के फ्लो का स्पेसिफिक सोर्स कौन सा है, मतलब कौन कौन से सोर्स से पैसा आ रहा है और कौन कौन से सोर्स से पैसा कैश जा रहा है, इस सोर्स पर ध्यान देना, उस साधन पर ध्यान देना। आया बात समझ में, उस खास साधन पर ध्यान देना। ठीक है सर, अगला नंबर लिखेंगे टू ए सर्टेन द स्पेसिफिक यूजेज, टू ए सर्टेन द स्पेसिफिक यूजेज, यानी कि वो खास जो यूज है, यूज का मतलब कि कहां कहां हम लोग यूज कर रहे हैं पैसा, यानी कहने का अर्थ ये है कि कहां कहां पैसा आउटफ्लो हो रहा है, यानी कहां कहां पैसा जा रहा है, कौन कौन सी चीजों में पैसा हमारा यूज हो रहा है, कहां कहां पैसा आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर है बात,
इस बारे में भी जानना, इसलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तीसरा नंबर लिखेंगे टू ascertain the net changes, to ascertain the net change in cash and cash equivalent, in cash and cash equivalent, इक्विवेलेंट माने कैश और कैश के बराबरी का कोई चीज। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ यहां पर, कैश इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कैश के जैसा ही, कैश के बराबर ही, मतलब वो भी कैश के तरह ही ट्रीट किया जाए, कैश की तरह ही उसको समझा जाए। वो कैश नहीं है बट कैश के जैसा ही है। जैसे आपको बताएंगे कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, मतलब सिक्योरिटीज जैसे सरकार के शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह कुछ इस तरह से होते हैं। ट्रेजरी बिल होते हैं, है ना, ट्रेजरी बिल होते हैं। शॉर्ट टर्म्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं, है कि नहीं, जिनका मैच्योरिटी कुछ ही समय में पूरा हो जाता है। इस तरह के एसेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो जाता है, एक भी दिन नहीं लगता, तुरंत जब कहो तब कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस दिन तुम्हें पैसे की जरूरत है उस दिन कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए कहा जाता है कि वो भी एक तरह से क्या है, कैश ही है। कैश, आपके पास कैश बैलेंस है तो वो तो कैश है ही। अगर आप बैंक में पैसा रखे हो वो भी कैश है, कैश एट बैंक, वो भी कैश है। और कैश इक्विवेलेंट में ये आ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएगा, ट्रेजरी बिल आ जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिनका मैच्योरिटी पीरियड कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। इस तरह की चीजें जो है कैश इक्विवेलेंट में आएंगे। अभी हम लिखवा भी देंगे, ठीक है, चलिए अभी हम लिखवा भी देंगे कैश इक्विवेलेंट्स का अर्थ क्या होगा। चलिए चौथा नंबर पहले लिखेंगे, टू डिस्क्लोज चेंजेस इन कैश पोजीशन, टू डिस्क्लोज चेंजेस इन कैश पोजीशन, यानी कैश का क्या पोजीशन है बिजनेस में, कैसे कैश जो हमारा बिजनेस का जो एसेट रोकड़ है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, मतलब कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है, इसको दिखाने के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है बात? पांचवा नंबर लिखेंगे टू डिटरमाइन कैश रिक्वायरमेंट, टू डिटरमाइन कैश रिक्वायरमेंट, यानी कैश का रिक्वायरमेंट कहां और कितना है, ताकि जब पता चलेगा कि कैश यहां से इतना आ रहा है और यहां को इतना जा रहा है तो हमें रिक्वायरमेंट समझ में आएगा ना कि हाँ सर यहाँ पैसे इतने जाते हैं तो यहाँ के लिए आवश्यक पैसे रखने पड़ेंगे मैनेज करके, है कि नहीं। मतलब कैश का मैनेजमेंट अच्छे से बिजनेस में हो पाएगा। और आप सभी जानते हैं कि बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो कैश होता है। कैश ही तो मैनेज करना है सर बिजनेस में। पैसा आप मैनेज कर लिए बिजनेस में, फिर कहाँ बिजनेस को कोई रोकने वाला है। तो बिजनेस में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो कैश होता है। इसीलिए इफिशियंट कैश मैनेजमेंट के लिए आपको जरूरी है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बढ़िया से समझें और बढ़िया से बनाएं। इफिशियंट, बढ़िया तरीके से कैश का मैनेजमेंट अगर आप चाहते हैं तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे डिटेल में बताता है कि आपका कैश का इनफ्लो कहां से हो रहा है और कैश का आउटफ्लो कहां को हो रहा है। क्लियर है बात? और कहां कितनी पैसों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि फॉर इफिशियंट कैश मैनेजमेंट, अगर आपको इफिशियंट कैश मैनेजमेंट चाहिए तो फिर आपको इफिशियंट कैश मैनेजमेंट, फॉर इफिशियंट कैश मैनेजमेंट, अगर आपको इफिशियंट कैश मैनेजमेंट चाहिए तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज समझ पा रहे हो क्या? पर्पस समझ पा रहे हो क्या? उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं? बोलो ना, कोई दिक्कत? कैश फ्लो स्टेटमेंट का इफिशियंट यूज समझ पा रहे हो क्या? इफिशियंट का मतलब समझते हो ना? प्रभावपूर्ण तरीके से। आप लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा ये शब्द, इफिशियंट एंड इफेक्टिव। यस सर, मैनेजमेंट, पूरे मैनेजमेंट में दो ही तो शब्द होते हैं, एक इफिशियंट और दूसरा इफेक्टिव। हर चीज में लगाते जाइए। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? तो इफिशियंट एंड इफेक्टिव तरीके से। प्लानिंग कैसा होना चाहिए? इफिशियंट एंड इफेक्टिव तरीके से। कंट्रोलिंग कैसा होना चाहिए? इफिशियंट एंड इफेक्टिव तरीके से। डायरेक्टिंग कैसा होना चाहिए? इफिशियंट एंड इफेक्टिव तरीके से। अरे सब में बोलते जाओ, एक नंबर का आंसर तो ऐसे ही हो गया हर चीज में, हर पॉइंट में, हर टॉपिक में, है कि नहीं। बिजनेस स्टडी देखा जाए तो टफ नहीं है,
आप लोग थ्योरी देख के फालतू का डर जाते हो। एक्चुअली में देखा जाए रियलिटी में तो बिजनेस स्टडी में कोई दम है नहीं, उसको दिमाग लगा के थोड़ा पढ़ा जाए तो, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की थी अपने समय में, 95 मार्क्स मेरे भी आए थे बिजनेस स्टडी में, है कि नहीं। तो थोड़ा ढंग से पढ़िएगा तो कुछ खास है नहीं। आप लोग लोड ज़्यादा ले लेते हैं, ओवरलोड, है ना। लाइन बाय लाइन रटने की जरूरत थोड़ी होती है उसमें। आप लोग सोचते हो कि पूरा किताब रट जाए, याद कर जाए, उसको थोड़ा दिमाग लगाइए। मेन जो डेफिनेशंस हैं उसको याद कर लीजिए। हेडिंग्स जो होते हैं फीचर्स या एडवांटेज के, वो हेडिंग्स याद कर जाइए। इससे ज़्यादा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस हो गया, इतना काफ़ी है। मेन चैप्टर्स के डेफिनेशन, एडवांटेज या ऑब्जेक्टिव जो होता है फीचर, उसका हेडिंग, बस बाकी काम बन जाएगा। बाकी काम आराम से 90+ आ जाएगा एग्जाम में। यस, लिख के उसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि ढंग से लिख पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, अब समय ज्यादा बचा नहीं है, 45 दिन और, लगभग मान के चलिए 50 दिन, 45 से 50 दिन बच गया है एग्जामिनेशन में। और एक और बात बताना चाहते हैं, कल लाइव क्लास चल रहा था हिंदी मीडियम का रिवीजन का, कोई देख रहे थे? हिंदी मीडियम रिवीजन क्लास कल चल रहा था, 1 शॉट रिवीजन, यानी एक क्लास में चैप्टर खत्म, एक क्लास में चैप्टर खत्म हो गया, पार्टनरशिप फंडामेंटल। दूसरा लेक्चर जल्द ही अपलोड किया जाएगा आज से कल में गुडविल के लिए, और गुडविल भी एक क्लास में खत्म। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में तो रोजे चल रहा है भाई, हिंदी वालों का नहीं चल रहा था तो सोचे अलग से वीडियो बनाया हिंदी वालों के लिए, अलग से क्लास ले ले। ठीक है, और जैसे ही ये सिलेबस पूरा हो रहा है, ये जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, खत्म है। इसके बाद हम लोग तुरंत ही ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे पूरे चैप्टर का, और साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने कलेक्शन बनाया है ऑब्जेक्टिव का, या 2 मार्क्स क्वेश्चन का या 5 मार्क्स क्वेश्चन का, उन सब का प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे जम के। समझ आ रहा है क्या? तो चलो पहले तो हम लोग इसको खत्म करते हैं, राइट। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है। तो आज के क्लास में हम लोग यहां से पढ़ाई किए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है, ये हम लोगों ने समझा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, यानी कि क्या उद्देश्य होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। ये दोनों चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है कि नहीं सर? चलिए जरा आप लोगों से मैं बात कर लूं सर कि इस डेफिनेशन में जो कैश वर्ड यूज हुआ है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शब्द यूज हुआ है, इन सब का अर्थ क्या है। इनफ्लो और आउटफ्लो तो आप समझते हो, इनफ्लो का मतलब रिसिप्ट ऑफ कैश, कैश बिजनेस में कहां से आ रहा है, और आउटफ्लो का मतलब कैश पेमेंट जो भी हम लोग कैश पेमेंट करते हैं उसको आउटफ्लो कहते हैं। चलिए सर, तो आपको बता दें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश का फ्लो है, ध्यान से सुनिएगा, जो कैश का फ्लो है ये 2 तरीकों से होता है। कैश का फ्लो एक तो होता है कैश का इनफ्लो और दूसरा होता है कैश का आउटफ्लो। तो एक तो हो गया कैश का इनफ्लो और दूसरा हो गया कैश का आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो का मतलब रिसिप्ट ऑफ कैश, और आउटफ्लो कैश आउटफ्लो का मतलब पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है सर, पेमेंट ऑफ कैश। चलिए, तो यहां कैश शब्द का अर्थ क्या होता है जरा ध्यान देंगे। कैश का अर्थ क्या होता है? कैश, ये कैश का अर्थ क्या होता है सर? तो लिखेंगे कैश का मतलब कि कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, जो हाथ में पैसा हो, यानी बिजनेस में जो कैश के रूप में पैसा रखा हो, रोकड़ के रूप में, प्लस कैश एट बैंक। समझ गए बात? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों को मिला करके, और ध्यान रहे कि जो कैश एट बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट होना चाहिए। डिमांड डिपॉजिट का मतलब सेविंग एंड करंट अकाउंट का होना चाहिए। अगर आपने एफडी करा रखा है बैंक में तो तुरंत के तुरंत कैसे मिल जाएगा? उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, इतने साल बाद मिलेगा।
है कि नहीं। वो अलग बात है कि आप तोड़ सकते हैं पैसे को, आप जब चाहे तब उसको एफडी को तोड़ सकते हैं, बट फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा ना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उस एफडी का। अगर आप मैच्योरिटी पीरियड के पहले उस एफडी को तोड़ देते हो तो जो मिलना चाहिए बेनिफिट वो नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे कि डिमांड डिपॉजिट होना चाहिए। डिमांड डिपॉजिट माने डिमांड करने पर पैसा बैंक से वापस मिल जाए, जैसे करंट अकाउंट में होता है या सेविंग अकाउंट में होता है। इस बात का ध्यान रहेगा। चलिए इतना डिटेल में नहीं जाएगा क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं सर। और एक शब्द है कैश इक्विवेलेंट। तो सर ये कैश इक्विवेलेंट का क्या अर्थ होता है, तो ये भी लिख लेंगे, कैश इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, तो लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट के बारे में। कैश इक्विवेलेंट के बारे में लिखेंगे कि सर कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाएगा, तो लिखो कैश इक्विवेलेंट के बारे में लिखेंगे कि कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, द हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड ये लिक्विड शब्द यूज किया जाता है एक्चुअली में कैश के लिए, क्योंकि वो लिक्विड माना जाता है उसको, क्योंकि वो आसानी से फ्लो हो सकता है। कोई भी किसी भी चीज के लिए कैश ले या दे सकता है कि नहीं। तो कहा जाता है कैश जो है, कैश नाम का जो संपत्ति है वो आसानी से फ्लो हो जाता है, आसानी से प्रवाह करता है कि नहीं। लेन देन में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कैश जो एक ऐसा एसेट है जो आसानी से फ्लो करता है, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट कहा जाता है, हाईली लिक्विड कहा जाता है। ठीक है सर। तो कहता है द हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और इस तरह के कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। which can be converted, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू, बोलो किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, इनटू कैश। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, इनटू सर्टेन नॉन अमाउंट ऑफ कैश, सर्टेन नॉन के एनो है, नॉन अमाउंट ऑफ कैश, है कि नहीं, कि कितना रुपया मिलना चाहिए ये भी हमको पता है, विदाउट एनी रिस्क, बिना किसी रिस्क के, ऑफ लॉस इन कैश। मतलब कि कैश में हमको कुछ नुकसान नहीं होगा, जितना रुपया है हमको पता है कितना रुपया है और कितना रुपया मिल सकता है, और बिना एक भी रुपया के नुकसान के हमको पैसा अगर मिल जाता है, तो फिर इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को भी, इस तरीके के हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। क्लियर है बात। चलिए सर, एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा सर। कैश एंड कैश, जैसे ये कैश इक्विवेलेंट का तो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आपको इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेगा। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जिसमें कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में पढ़ना है लास्ट में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आगे लिखिए ट्रेजरी बिल्स, आगे लिखिए शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स के बाद लिखिएगा शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये मार्केटेबल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आसानी से खरीदा या बेचा जा सके बिना किसी रिस्क के, आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है बिना किसी रिस्क के। तो ऐसे शब्द के लिए, जिन चीजों को आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है, उसको मार्केटेबल कहा जाता है। कि वो मार्केटेबल है, मतलब उसका मार्केट किया जा सकता है, मतलब खरीदारी किया जा सकता है, खरीद बिक्री का काम किया जा सकता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को, ऐसे सिक्योरिटीज को, ऐसे प्रतिभूतियों को, शॉर्ट टर्म प्रतिभूतियों को क्या कहा जाता है, कैश इक्विवेलेंट्स कहा जाता है। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या क्या आ सकता है सर। तो कैश का मतलब तो बता ही दिए, कैश का मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, बैंक में डिमांड डिपॉजिट होना चाहिए। कैश इक्विवेलेंट में भी बता दिए क्या क्या आ सकता है। तो अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आसानी से समझ लीजिएगा। ये सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या अर्थ है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या अर्थ है।
दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तीसरा, कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में शब्द इस्तेमाल होते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट, उनका अर्थ क्या है। तो कैश का अर्थ हमने समझा और कैश इक्विवेलेंट का अर्थ समझा। साथ ही साथ हमने फ्लो ऑफ कैश का भी अर्थ समझा कि फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो, और इनफ्लो का मतलब रिसिप्ट ऑफ कैश और आउटफ्लो का मतलब पेमेंट ऑफ कैश। आगे बढ़ते हैं सर, इतनी बात शॉर्ट हो गई, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला अब हम लोग एक लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि आजकल हम ये थ्योरी इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि आजकल 2 मार्क्स क्वेश्चन में खूब पूछा जा रहा है ये सब सवाल। इंपॉर्टेंस बताइए और लिमिटेशन भी बताइए। लिमिटेशन भी पूछ दे रहा है आजकल 2 मार्क्स में, तो इसलिए मजबूरी में हमें थ्योरी इतनी करनी पड़ रही है। और देखो हम करा दे रहे हैं थ्योरी, इसका इंपॉर्टेंस समझा करो। थ्योरी हम वैसे कराते नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो, लेकिन मजबूरी है क्योंकि एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है। इनफैक्ट आपको हम बता दें कि आपका 80 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन थ्योरी से आने वाला है। तो सर थ्योरी पर विशेष ध्यान, जो रिवीजन करा रहे हैं ना, लेक्चर्स में जो रिवीजन करा रहे हैं, एक लेक्चर अपलोड किए हैं सर, थ्योरी जम के रिवाइज कीजिए, जम के रिवाइज कीजिए थ्योरी। और आप लोगों को जो थ्योरी हम लिखवा रखे हैं उसको बार बार पढ़िए, बार बार रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिमेम्बर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वही एग्जाम में आने वाला है जो आप लोग थ्योरी लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में भी, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी और 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी थ्योरी ही ज्यादातर आएगा, प्रैक्टिकल बहुत कम आने वाला है सर। ठीक है, तो चलिए अगर अच्छा मार्क्स चाहते हैं 90 प्लस 95 प्लस, तो थ्योरी पर पकड़ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग क्या बनाएंगे हम लोग, साथ साथ हेडिंग बनाते चलिए। अगला हेडिंग हमारा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है सर। तो लिखेंगे इंपॉर्टेंस में लिखेंगे पहला इंपॉर्टेंस लिखेंगे, बोले क्या, लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट aims at highlighting the cash generated, माने कैश कहां से जनरेट हो रहा है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब यहां बताएंगे सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में तो पढ़ना है। 3 तरह के एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना है और वो तीनों तरह के एक्टिविटीज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल नाम लिख लीजिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कितना आ रहा है, उसके बारे में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। बता ही देते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस के, नॉर्मल बिजनेस का जो एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी, मेन बिजनेस एक्टिविटी, जैसे परचेज सेल, ये मेन बिजनेस एक्टिविटी होता है बिजनेस का, उससे पैसा कितना आया, सेल करने से पैसा कितना आया, वो कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है बात। आगे हम लोग और डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ना है, ऑपरेटिंग मैंने तीनों एक्टिविटी के बारे में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बस यही 3 एक्टिविटी पूरे चैप्टर में दिया है, तो चिंता नहीं करनी है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल लिख लीजिए, दूसरा नंबर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट हेल्प्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन प्लानिंग, it helps in planning the repayment of loan, schedule and replacement of
रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। मतलब कहता है कि ये हमें प्लानिंग करने में हमारी मदद करता है। किस बात की प्लानिंग करने में? तो प्लानिंग करने में हमारी मदद करता है कि किसी भी तरह का अगर लोन शेड्यूल्ड है, लोन शेड्यूल्ड का मतलब अगर दिन तय है, समय तय है कि ये इस समय पेमेंट होता है, इस लोन का पेमेंट इस समय होता है, अगर समय तय है तो उसकी प्लानिंग करने में भी, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें मदद करता है। और अगर किसी फिक्स एसेट को हटाना हो और उसके जगह पर कोई नया एसेट लाना हो तो उसके रिक्वायरमेंट के लिए भी जो पैसे चाहिए, जो कैश चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट में भी हमें प्लानिंग करने में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। तीसरा नंबर लिखेंगे, तीसरा नंबर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। इट हेल्प्स, ये हमारी मदद करता है, इट हेल्प्स, ये हमारी मदद करता है to ascertain the, it helps to ascertain the liquidity position of the firm, liquidity position of the firm in a better manner, इन अ बेटर मैनर। तो कहता है लिक्विडिटी पोजीशन का अर्थ यहां पर है कि आपको बिजनेस में कितना लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना है, आपको बिजनेस में कितना लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना है। और लिक्विडिटी का मतलब कि आपके पास हमेशा उतना पैसा होना चाहिए कि आप तरह तरह के फर्म के जो लोन्स होते हैं या फर्म के जो क्रेडिटर टाइप के हो गए या किसी भी तरह का पेमेंट हो गया, उन सभी का बेटर मैनेजमेंट आप कर सके, अच्छे तरीके से उन सबको मैनेज कर सके। ठीक है सर। तो बेटर मैनर में फर्म को एक बेटर मैनर में लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करके रखने में भी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी मदद करते हैं। ठीक है सर। और लास्ट एक और लिख लेंगे पहले, उसके बाद लास्ट करेंगे। 5 कम से कम लिख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला लिखेंगे। फिर इसी चीज को दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन किया है, सेम लाइन को। कहता है इट हेल्प्स, ये हमें मदद करता है, इट हेल्प्स इन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैश, ये हमें मदद करते हैं इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से कैश को मैनेज करके रखने में। इफिशिएंट और इफेक्टिव यानी प्रभावपूर्ण तरीके से बिजनेस में कैश को मेंटेन करके, कैश का इफेक्टिव तरीके से, इफिशिएंट तरीके से कैश को मैनेज करने में ये हमारी मदद करते हैं सर। क्योंकि कैश बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर, कह लीजिए कि कैश जो होता है ना, वो सेंटर होता है सभी के सभी फाइनेंशियल डिसीजन का। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली कैश के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पास कैश बढ़िया मात्रा में अगर है तो आप किसी भी बिजनेस के डिसीजन को स्ट्रॉन्ग तरीके से ले सकते हो। लेकिन अगर पैसा नहीं है हाथ में, अगर कैश नहीं है, तो बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेने में आप थोड़ा सा ढीले पड़ेंगे, है कि नहीं? क्योंकि बिजनेस में कैश थोड़ा कम है कि नहीं? तो सर ऐसा क्या किया जाए कि हर बिजनेस के डिसीजन को हम स्ट्रॉन्ग तरीके से बिजनेस डिसीजन ले सकें? उसके लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो क्या है सर? कैश अच्छे तरीके से, इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से मैनेज करके रखना बिजनेस। ठीक है सर। चलिए और एक लास्ट लिख लेते हैं हम लोग, इट इज यूजफुल एज ए टूल ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस as it helps to
आंसर क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चंस अबाउट मैनेजमेंट ऑफ कैश। मतलब कि कैश को मैनेज कहां और कैसे करना है, उससे संबंधित अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो उसका आंसर करने में ये हमारी मदद करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो क्वेश्चन हो सकते हैं कि बताइए कि फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन कैसे बनी रहेगी। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि फर्म में जो कैश का पोजीशन चेंज हुआ है, चेंज इन कैश पोजीशन जो हुआ है, उसके कारण क्या है, तो कारण बताने में हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग डिटेल में लिखे रहेंगे कि पैसा कहां कहां से आया और कहां कहां को गया है, तो आसानी से हम कारण बता पाएंगे कि देखो भाई यहां यहां पैसे खर्च हुए हैं। उसके बाद फिक्स एसेट को एक्वायर करना हो तो पैसे कहां से आएंगे, कहां से मैनेज होगा कैश, उसका भी आंसर दे सकता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद तरह तरह के बिजनेस में जो नीड्स होते हैं, फंड्स के जरूरतें पड़ती हैं, तरह तरह के फंड्स की आवश्यकता पड़ती है, उन आवश्यकताओं को भी पूरा करने की जरूरत, जब फंड्स की आवश्यकता पड़ती है बिजनेस में, तो पैसे कहां से मैनेज होंगे, उसका भी आंसर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ही देगा। ऐसे तमाम सवाल हो सकते हैं व्यवसाय में जिनका आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल सकता है। और हमको जहां तक लगता है कि बिजनेस में कैश जो है वो हर बिजनेस के डिसीजन के लिए बहुत ही सेंटर पॉइंट है कि सर हर सवाल का जवाब है कैश। अगर बिजनेस में कैश बढ़िया है तो आप बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकते हो, बिजनेस में बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकते हो, है कि नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि पैसा है तो बड़ी 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 बातें हैं, पैसा है तो, है ना, वही वाली बात सुने हो गाना, बड़ी 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 बातें हैं, पैसा है तो, वही वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं, कभी कभी हम भी सुन लेते हैं कुछ कुछ, है ना। चलो अगला टॉपिक बनाओ, हेडिंग जल्दी से, लिमिटेशन। सर खाली फायदा बताइएगा, कोनो कमी नहीं है क्या, खाली फायदा बताइएगा सर, कुछ कमी बताइए। लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जल्दी से हेडिंग बनाओ, जल्दी से हेडिंग बनाओ। लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जल्दी करो। लिमिटेशन यानी कमियां, मालूम है ना, लिमिटेशन का अर्थ क्या है, क्या क्या कमी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जरा कमियों की भी बातें कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखिए सर। पहला नंबर, आवाज नहीं होना चाहिए। लिखेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट, लिखेंगे इसके बारे में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिसाइजली डिफाइन द टर्म कैश। सर ये जो कैश शब्द है ना, इसको प्रिसाइज तरीके से शॉर्ट में डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल किया जा सकता है और कभी कभी नहीं भी किया जा सकता है। तो कभी कभी किसी किसी को लेके कंफ्यूजन हो जाता है, किसी किसी आइटम को लेके कि भाई इसको कैश इक्विवेलेंट में रखें कि ना रखें, है कि नहीं। तो इसलिए कहता है कि कभी कभी डिफिकल्ट भी हो सकता है, माने कभी कभी ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है कि सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। चलिए दूसरा नंबर लिखेंगे, देयर आर कंट्रोवर्सीज, देयर आर कंट्रोवर्सीज, लिखेंगे कि कुछ कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी मैंने समझते हो क्या होता है, विवाद। देयर आर कंट्रोवर्सीज यानी कुछ विवाद भी हैं इस बातों को लेकर के, लिखो
नहीं लिखो अभी, फोटो खींच लो तो घर जाओ, तुमको भेजा जाएगा मोबाइल पर। देयर आर कंट्रोवर्सीज, चलो लिखो, आवाज नहीं। देयर आर कंट्रोवर्सीज ओवर ए नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कुछ आइटम्स को लेके कंट्रोवर्सी यानी विवाद भी होता है, जैसे कि लाइक चेक, स्टैंप, पोस्टल ऑर्डर एटसेट्रा, टू बी इंक्लूडेड, देख रहे हो, इन्हीं सबको लेकर विवाद होता है। टू बी इंक्लूडेड इन कैश और नॉट, मतलब इन सबको हम कैश में शामिल करें कि ना करें। कभी कभी विवाद हो जाता है, कभी कभी कोई कहता है बिल्कुल करो, कोई कहता है ना मत करो। अब देखो, कैश का मतलब हमने बता दिया कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और देखो ना, चेक क्या है फिर, पोस्टल ऑर्डर, समझ रहे हो। चेक को लेकर विवाद हो जाएगा, स्टाम्प पेपर को लेकर विवाद हो जाएगा। अब इसको शामिल करें कि ना करें, कोई कहेगा करो, कोई कहेगा मत करो। तो कुछ मैटर को लेके इसमें प्रॉब्लम है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। बट इन सब चीजों को इग्नोर करके, और सर फायदे भी तो देखो बहुत सारे हैं, फायदे हैं ना, तो काम किया जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा। बहुत सारी चीजों का आंसर मिलता है हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट से, इसलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पर विशेष काम करते हैं। आया बात समझ में? चलो जल्दी से तीसरा नंबर लिख लो। तीसरा नंबर लिखो, इट डज नॉट शो, ये क्या नहीं दिखाता है सर? नॉन कैश ट्रांजेक्शन। मजे की बात है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है, तो कैश का ही तो फ्लो बताएगा ना, कि कैश कहां से कितना आया और कहां को कितना गया। और जो नॉन कैश आइटम है बिजनेस में, उसको थोड़ी दिखाएगा, क्योंकि है तो ये कैश का फ्लो ना, तो नॉन कैश आइटम को कैसे दिखाएगा? समझ गए बात? जैसे अब डेप्रिसिएशन को थोड़ी दिखाएगा, वो तो नॉन कैश आइटम है। चलो आगे लिखेंगे हम लोग, इट इग्नोर्स। और मजे की बात देखो ना सर, मजे की बात देखो, आप सभी को मैंने कहा था, बहुतों को, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो कल ही के क्लास में लेक्चर अपलोड किए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी लेखांकन सिद्धांत का वीडियो देख लीजिएगा। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल से संबंधित एक बात लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों ने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है क्या? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है क्या? प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी लेखांकन सिद्धांत में भी एक सिद्धांत था, अक्रूवल कंसेप्ट था ना। एक्रूअल कंसेप्ट जो क्या कहता था कि कैश और क्रेडिट दोनों को लिखा जाएगा, केवल कैश को नहीं, कैश को भी लिखा जाएगा और क्रेडिट को भी लिखा जाएगा। ये अक्रूवल कंसेप्ट कहता है। लेकिन जरा सोचो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के साथ क्रेडिट को भी लिखता है क्या? नहीं सर, केवल और केवल कैश को लिखता है। तो बताओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इग्नोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इट इग्नोर्स द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट इग्नोर्स द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज, और उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? बोलो ना, एक्रूअल कंसेप्ट। किसी को दिक्कत? ये एक्रूअल कंसेप्ट नाम के अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, जो कि बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसको इग्नोर करता है। रीजन बीइंग, केवल कैश को रिकॉर्ड करेगा। रीजन यही है ना, केवल कैश को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर उधार वाले को भी रिकॉर्ड करता तो एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो हो जाता, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि केवल कैश को, है कि नहीं? चलिए, और जल्दी से एक लास्ट लिख लीजिए, 5वां नंबर लिख लीजिए, इट shows only the net cash inflow और आउटफ्लो। समझ गया? ये केवल नेट कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को दिखाता है,
नेट प्रॉफिट और लॉस को नहीं रिप्रेजेंट करता है। केवल कैश के आने जाने से प्रॉफिट लॉस थोड़ी तय हो जाता है सर। प्रॉफिट लॉस को तय करने के लिए कैश के अलावा और बहुत सारी चीजें बिजनेस में होती हैं, तब प्रॉफिट लॉस तय होता है। मतलब ये प्रॉफिट लॉस को तय करने में मतलब कि प्रॉफिट लॉस हमें नहीं बता पाता है, ये भी एक कमी है। ऐसा रहता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो, कैश कितना आया और कैश कितना गया, अगर ये पता चल गया तो प्रॉफिट पता चल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉफिट भी हमें इससे पता नहीं चल सकता है। हाँ, ये हमें मदद कर सकता है प्रॉफिट जानने में, बट प्रॉफिट इसी से पता चल जाएगा ऐसा बात नहीं है। क्लियर है बात? चलिए सर, तो ये था कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स, थ्योरी कंसेप्ट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित। और अब आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश का इनफ्लो होता है और कैश का आउटफ्लो होता है वो कौन कौन से सोर्सेस से होता है, कौन कौन से एक्टिविटी से होता है, कौन कौन से एक्टिविटी से पैसा आता है और कौन कौन से एक्टिविटी से पैसा जाता है, और उन सभी एक्टिविटी के अंतर्गत कौन कौन से काम होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट जानेंगे कैसे बनता है, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू कर देंगे। क्लियर है बात? तो चलिए शुरू करते हैं अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ना। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी प्रोस्पेक्टिव खत्म हुआ, अब आइए क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे, अच्छा आप लोगों ने, हमारे स्टूडेंट हैं आप लोग, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट छोड़िए, खैर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। आप लोगों ने इसका भी नाम सुना होगा जरूर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन मानक। 1 से लेकर 29 तक तो हम याद करवाए थे। अगर आप लोगों ने हमसे 11th क्लास पढ़ा है तो जरूर कोई बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। वेरी नाइस। क्या बोल रहे हो? तेज बोलो। 29वां है प्रोविजन कंटीजेंसीज एसेट्स एंड कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। अच्छा, लगातार 29 तक वो भी हो जाएगा, बड़ी बात थोड़ी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है तुम्हारा, क्या कह रहे हो, कंटीजेंट ट्रांजेक्शंस, नहीं, इवेंट और ट्रांजेक्शन अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यही है ना। AS 5 हो जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम और चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। AS 6 डिलीट हो चुका है, AS 6 डिलीट हो चुका है। AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS 8 भी डिलीट हो चुका है, पहले हुआ करता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS 11 फॉरेन एक्सचेंज, AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट, AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS 14 एमालगमेशन, AS 15 रिटायरमेंट बेनिफिट, AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर एंड AS 19 लीज, AS 20 अर्निंग पर शेयर। हो जाएगा। समझ रहे बात? अरे पढ़ाई करोगे जम के बढ़िया से ना, मेहनत करोगे, इसको याद करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी याद है, रट्टा मारना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जानते हो अभी तुमको रट्टा मारना पड़ जाएगा, लेकिन हमको क्यों नहीं रट्टा मारना पड़ा, क्योंकि ये हम चैप्टर वाइज पढ़े हैं। मतलब ये 29 का 29 चैप्टर हम पढ़े हैं, और चैप्टर का नाम तो सबको याद होता है, सबको चैप्टर का नाम याद है। जैसे तुम क्या क्या चैप्टर पढ़े हो पार्टनरशिप में नहीं बता सकते, पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायर, याद है ना तुमको, क्योंकि वो चैप्टर वाइज पढ़े हो। ऐसे ही हम ये AS चैप्टर वाइज पढ़े हैं, तो सारे चैप्टर याद है। नहीं समझे बात? हाँ, अभी और पढ़ाई करो, अभी 12th करो, फाउंडेशन करो, इंटर लेवल पे जाओ, CA में इंटर लेवल पे, तो वहां मिलेगा तुमको ये सब चैप्टर वाइज। हाँ, CA में भी और CMA में भी मिलेगा। समझ गए बात? चलो, तो खैर छोड़ो, अभी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्यों लिया सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम हमने क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में है कि नहीं, जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसलिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आप लोगों को कि 11th क्लास में हम पढ़ाए थे। चलो ध्यान दो, तो 11th क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ाए थे और हाल ही फिलहाल में अभी 11th वालों बच्चों को पढ़ाए हैं। आप लोग भी जो हमसे 11th क्लास पढ़े हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर पढ़े होंगे, है ना, लेकिन उसको याद भी रखना पड़ता है ना, उसको याद भी रखना पड़ता है। पढ़ लिए हैं, कॉपी में बंद हो गया, ये कुछ लोग करते हैं, है ना, उसको याद रखना पड़ता है, ये भी कुछ ही लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसमें कुछ अमेंडमेंट आया है तो बगल में रिवाइज्ड करके ब्रैकेट में कभी कभी किताबों में लिख देता है, उससे घबराइएगा नहीं, आप लोग बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 सर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं। ये एग्जाम में ना आए, किसी एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑब्जेक्टिव में आता है, ये तय है, 1 नंबर फिक्स है, समझ लो। 50 को ऑब्जेक्टिव में 1 ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनाया जाता है, कौन से एएस को फॉलो करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? AS 3। AS माने AS का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो 1 नंबर तो यहाँ का फिक्स है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। छपा गया है ऐसा समझ लो कि पेपर में लिखा गया है ये। अरे नहीं आएगा, पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार के पास। चलो, अरे इस बार टारगेट करो कि अब की बार बिहार सरकार पहुंचा देना है रिजल्ट अपना, समझ गए? बिहार सरकार के पास अब की बार रिजल्ट पहुंचा देना है, इस उद्देश्य से तैयारी करना शुरू कर दो। और देखते हैं ये सपना मेरा कौन पूरा करते हैं आप में से। और देखो ना, जो ये काम करते हैं वो कोई बाहर से थोड़ी आते हैं यार, उनके 2 सींग एक पूंछ थोड़ी निकला होता है, वो भी आप ही के बीच होते हैं। इसी में से कोई पेपर में आएगा, कोई कोचिंग में भी नहीं आएगा, समझ गए? इसी में से कोई पेपर में भी आ जाएगा और कोई कोचिंग में भी नहीं आएगा। पढ़ा जब की रहे हैं सबको सेम तरीके से कंसेप्ट अभी बता रहे हैं, आगे से लेके पीछे तक सेम आवाज जा रहा है, लेकिन इसी में से कोई जाके लिख के आएगा, कोई नहीं लिख के आएगा, कोई पेपर में आएगा, कोई कोचिंग में भी नहीं आएगा। समझ गए बात? तो पेपर में नहीं आया तो फिर आगे क्या बताओगे? अरे बताओ, अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या बताओगे? क्या किए हम? कुछ नहीं किए लाइफ में, क्या कहोगे? कुछ तो करो यार, कुछ ऐसा करो जो बताने लायक हो नेक्स्ट जनरेशन को, समझ रहे हो? नेक्स्ट जनरेशन को बताने लायक हो, कुछ ऐसा करो। अपने बच्चों को क्या कहोगे? काहे नहीं करोगे? समझ रहे हो बात? कुछ ऐसा करो यार, लाइफ को जियो की लोग कहानियां कहें अपनी, है कि नहीं? अभी कल ही स्टेटस लगाए थे, आप लोगों ने देखा होगा, मेहनत तब तक करो जब तक अपना परिचय देने की आवश्यकता ना पड़े, है कि नहीं? चलो बहुत हो गया, तुम लोग बह जाते हो बातों में। टॉपिक पे आते हैं, आवाज बंद करो, टॉपिक पे आते हैं। तो कहता है कंसेप्ट कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, एज पर बिजनेस एक्टिविटीज, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3
जो बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं उन सभी बिजनेस एक्टिविटीज को, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में, कितने कैटेगरी में? देखो 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। कितने कैटेगरी में बांट दिया जाता है? 3 कैटेगरी में। कौन कौन से हैं ये 3 कैटेगरी? तो पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ गए बात? ये 3 एक्टिविटीज होते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। आपको ये याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वाली बातें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार जो बिजनेस एक्टिविटी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये 3 तरह के एक्टिविटीज होते हैं। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, और फिर ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है उसमें कौन कौन सा एग्जांपल आएगा। जब तीनों के बारे में हम लोग जान लेंगे तो फिर हम लोग ये जानेंगे कि इन्हीं तीनों के मदद से कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे तैयार किया जाता है। और एक बार जब हम लोगों ने फॉर्मेट सीख लिया अगर, तो समझो कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म। फॉर्मेट ही इसका सब कुछ है। एक बार अगर फॉर्मेट सीख लिया चैप्टर खत्म, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन एकदम हूबहू फॉर्मेट के आधार पर दिया होगा। बस आपको पहचान के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भेज देना होगा, इन्वेस्टिंग में भेज देना होगा आइटम पहचान के, और फाइनेंसिंग में भेज देना होगा। चैप्टर बनके तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है सर। तो अब हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही है ना।